अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं, जो छोटे-छोटे मेथड्स होंगे या डिफरेंट मेथड्स होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जनरल में सर आप कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड को मतलब इंक्वायरी मेथड को हमने पढ़ लिया और कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव मेथड को पढ़ लिया और इससे हटकर जो है डिस्कशन मेथड को हमने पढ़ लिया। उनके इनमें जो-जो मेथड्स इनके अंदर आते हैं, वो हमने पढ़ लिया। आज हम एज़ अ होल तमाम लेक्चर्स को, तमाम मेथड्स को, जो छोटे-छोटे मेथड्स हैं मुख्तलिफ, उनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह देंगे। तो आज के लेक्चर इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम अब पढ़ने जाएँगे कि डिफरेंट जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, वो हम पढ़ने जाएँगे इंशाल्लाह आज। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो किनेस्थेटिक लर्निंग है और दूसरा फ्लिप्ड क्लासरूम है और तीसरा जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग है और चौथा जो है मैक्रो टीचिंग है। तो ये मैक्रो टीचिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के पिछले एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा आया था। बाकी ये भी मेथड कुछ क्वेश्चंस इनके आए थे एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, उनको भी आज हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 10 के करीब और भी मेथड्स हैं जिनको मुख्तसरन हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये किनेस्थेटिक लर्निंग क्या है? ये वो लर्निंग है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं क्या करते हैं, वो फिज़िकली एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी फिज़िकली हाथ से, पाँव से काम करते हैं। इन अ किनेस्थेटिक learning environment, students perform physical activities rather than listen or lecture or watch demonstration। यानी वो सुनने, देखने और बोलने की बजाय वो हाथ से जो है काम करते हैं, हाथ से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं किनेस्थेटिक लर्निंग। इसमें जो है जैसे कि ड्राइंग है, किसी चीज़ का ड्राइंग करना, रोल प्ले मेथड है, बिल्डिंग है और ड्रामा है, स्पोर्ट्स है, ये तमाम जो है किनेस्थेटिक लर्निंग में आते हैं। ये किनेस्थेटिक लर्निंग के स्टाइल्स हैं। तो ये आप लोगों को बताने का सिर्फ़ ये था क्या आप लोगों के ज़हन में ये किनेस्थेटिक लर्निंग आ जाए। ऐसा नहीं कि आपके ज़हन एग्ज़ाम में आ जाए तो आप परेशान हो जाएँ। तो आप इसको ज़हन में रखें कि किनेस्थेटिक लर्निंग जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। बजाय पढ़ने, सुनने और देखने के, वो करने के जो है काम होते हैं, उनके लिए किनेस्थेटिक लर्निंग यूज़ होता है। इसके बाद फ्लिप्ड क्लासरूम है। ये भी बहुत ख़ासकर जो है 2010-19 में और 2020 में जो है बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? असल में ये जो है 2007 में जो है क्या हुआ था, 2 टीचर्स ने जो है अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया था और फिर उन लेक्चर्स को जो है उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को दिया था और लिखने के लिए दिया था क्लास को, तो नेक्स्ट ईयर उनको दिया था। जैसे कि आप कह सकते हैं इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो आप लोग लर्न कर रहे हैं अभी, जो पेडागोजी की क्लास हो रही है आप लोगों की, तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम है। ये यानी एक मेथड है ये भी टीचिंग का, इसको फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। यानी आप स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के ज़रिए उनको लेक्चर सेंड करना, सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने लेक्चर्स उन तक पहुँचाना और उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको दे देना, तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम में आता है। तो ये क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं इसको, तो ये इसके मुतालिक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लोगों को होने चाहिए, आप लोगों को आने चाहिए। लेकिन इसको आप लोगों के सामने लाने का मकसद ये था कि इसको फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं और इसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ होते हैं, नोट्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो डिस्कस करते हैं और सेंड किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आप लोगों को शुद खुद पता होंगे। इसके मेरिट्स ये हैं कि आप घर बैठे आप इसको देख सकते हैं, मतलब आप स्कूल का माहौल एन्जॉय कर सकते हैं और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आपको यानी पाबंद नहीं है आप एक किस्म का, जैसे कि स्कूल में 8:30 बजे आपने लाज़मी पहुँचना है क्लास में, तो यहाँ पे आपको किसी भी टाइम आप लेक्चर को देख सकते हैं। इसका ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा और क्या और भी बेनिफिट्स आपके आ सकते हैं कि आप जो है किसी भी एज के लोग, जैसे इस क्लास में हमारे साथ बहुत सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, तो कोई इसमें नहीं है मसला। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 40 साल की जो है एक टीचर है, तो क्लास में नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन ये क्लास वो अटेंड कर सकती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एफएससी और बीएससी के स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठ सकती।
अगर वो शायद फील करती होगी, लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि कौन से स्टूडेंट की एज क्या है, सब जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। तो इसके नुकसानात भी जैसे कि आपके डीमेरिट्स भी हैं कि आपको कहीं पे भी कोई लेक्चर अगर समझ ना आए तो आप उसी टाइम सवाल नहीं कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम है, आप सवाल कर सकते हैं, बाद में आप सवाल कर सकते हैं, उसी टाइम सवाल नहीं कर सकते। बहरहाल आपको इनके मेरिट्स डिमेरिट्स ज़्यादा पता होंगे क्योंकि आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस वाज़ अबाउट फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट जो हमारा है वो पर्सनलाइज़्ड लर्निंग है। पर्सनलाइज़्ड लर्निंग क्या है कि ये स्पेसिफिक लर्निंग है। हर स्टूडेंट के लिए उसके आप डिमांड्स को देखकर उनके कि वो क्या सीखना चाहता है, तो ये उसको आप उसके लिए पर्सनलाइज़ कर लें, पर्सनल लर्निंग आप इसको कह सकते हैं कि इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज़ सच अ न्यू एजुकेशनल मॉडल दैट इट्स डेफिनिशंस स्टिल इवॉल्विंग। यानी ये एक न्यू है, मेथड है, ये अभी तक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगरचे नहीं आई है, लेकिन एट द हार्ट ऑफ द मॉडल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉलो पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स दैट आर स्पेसिफिक टू देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स। यानी उनके इंटरेस्ट को, उनके स्किल्स को आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, आप उसमें देखेंगे एक बच्चा है वो लड़ सकता है, आप उसके स्किल्स लड़ने का है, तो आप उसको जो है पर्सनलाइज़ करेंगे उसको आर्मी के लिए। एक बच्चा है जो खेल सकता है, फुटबॉल की खेल सकता है, ठीक, तो उसका पर्सनलाइज़्ड लर्निंग के लिए आप फिक्स कर लेंगे फुटबॉल के लिए। तो बहरहाल ये होता है कि आप इसमें करिकुलम भी वास्ट होता है बहुत ज़्यादा इसका, और ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। मतलब इसमें स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के आप जो है स्किल्स को मद्देनज़र रखकर, उनके इंटरेस्ट को, उनकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखकर आप उनको कोई सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। इसके बाद है मैक्रो टीचिंग। ये अगरचे मैक्रो टीचिंग में आप कह सकते हैं कि ये एक आम जो मेथड है टीचिंग के, ये वो नहीं है, बल्कि मैक्रो टीचिंग एक अलग चीज़ है। मैक्रो टीचिंग में क्योंकि इसके लिए एक अलग लेक्चर हम नहीं बना सकते थे, मुख्तसर आप लोगों को समझाएँ कि पिछले दफ़ा कुछ सालों से ये एग्ज़ाम में भी आ रहा है, पेपर्स में भी आ रहा है कि मैक्रो टीचिंग असल में ये होता है कि एक टीचर अपने खामियों को दूर करने के लिए, एक टीचर की ट्रेनिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये होता है कि एक टीचर अपने जो है पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड करके फिर दूसरों को दिखाता है या खुद उसको देखता है अपने कमियों को कि यहाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, उसमें ये डेवलपमेंट। तो वो मैक्रो टीचिंग है। या इसमें ये होता है कि एक टीचर है, उसमें जो है मखसूस स्टूडेंट्स उसमें बिठाए जाते हैं और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी उसको सुपरवाइज़ करने के लिए बिठाए जाते हैं। आप उसको डेमो भी कह सकते हैं, जैसे कि नए जो टीचर्स जाते हैं उनका डेमो लेते हैं। कुछ टीचर्स बैठ जाते हैं, उनको देखते हैं ये किस तरह टीचिंग कर रहे हैं। तो मैक्रो टीचिंग में उसका एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, बल्कि उसको देखते हैं उसमें क्या कमियाँ हैं, तो उसको कमियों को दूर करने के लिए फिर उसको सजेशन देते हैं कि आपने जो है इस तरह नहीं करना है, आपके लेक्चर में ये चीज़ें आपने की, ये गलत थे, ये सही थे। तो मतलब एक किस्म का ट्रेनिंग है ये, डेमोंस्ट्रेशन है जो है मैक्रो टीचिंग, इसको मैक्रो टीचिंग कहा जाता है। ये प्रॉपर जो है क्लास में टीचिंग का तरीका नहीं है। मैक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक। यानी ये एक टीचर ट्रेनिंग है, ये टीचिंग मेथड नहीं है, ये टीचिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेथड है। द टीचर उसमें जहाँ पे द टीचर रिव्यूज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ टीचिंग सेशन, अपना टीचिंग सेशन का जो है रिकॉर्डिंग को, वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर देखता है इन ऑर्डर टू गेट constructive feedback from peers and students about he has worked or and what improvement can be made। यानी वो फिर कह सकते हैं कि इसमें क्या बेहतरी आ सकता है। तो दिस वाज मैक्रो टीचिंग। आई होप कि आप लोगों को अगर इसमें मतलब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, डिटेल में आप लोग इसको जानना चाहते हैं, तो काइंडली यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मैक्रो टीचिंग। अभी हम चलते हैं, मुख्तलिफ और लेक्चर्स हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन इनको किया हमने, लेकिन अभी कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनके इतना एक्सप्लेन या डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आप लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड है। लाइक एक मेथड है लेक्चर मेथड। ये भी एक टीचिंग मेथड है लेक्चर मेथड में, जिसमें एक टीचर होता है वो जो जाकर जो है लेक्चर देता है, जैसे कि हमारे कॉलेजेस में होता है एक सर जाकर लेक्चर देता है और फिर लेक्चर ख़त्म करके क्लास से निकल जाता है। तो ये एक लेक्चर मेथड है, इसके मेरिट्स भी हैं, इसके डीमेरिट्स भी हैं। ये जो है इसमें कम वक़्त में आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसका फ़ायदा है, लेकिन ये जो है इसमें इसके नुकसानात भी है। जैसे कि स्टूडेंट्स जो है खामोश बैठे होते हैं, बोर हो जाते हैं स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है, तो आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना कि लेक्चर अभी जितने ही मेथड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इनमें आपने कैटेगराइज़ करना है कि लेक्चर मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड है,
लाइक टीचर सेंटर्ड है या लर्निंग सेंटर्ड है। ऑफ कोर्स इसमें जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव टीचर है, तो ये टीचर सेंटर्ड है। इसी तरह केस मेथड है, इसमें भी आप जो है बच्चों को एक केस स्टडी देते हैं, उनको एक एग्जांपल देते हैं उनको, जिससे वो सीख जाते हैं, एग्जांपल से सीख जाते हैं, तो ये केस मेथड है। सातवां जो है आप कह सकते हैं एक्टिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमेशा एक्टिव हैं, उनमें आपने उनको सुनाना भी है, आपने उनको बोलने देना है, उनको पढ़ने देना है, उनको लिखवाना है, और उनको अपने ख़्यालात को जो है रिफ्लेक्शन देना है कि अपने ख़्यालात को जो है आप रिफ्लेक्ट कर लें, अपने ख़्यालात बयान करें। तो जिस क्लास में स्टूडेंट्स बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, अपने रिव्यूज़ भी देते हैं, तो वो मेथड ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? एक्टिव मेथड है या एक्टिव लर्निंग मेथड कहलाएगा। इसके भी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, बहुत आप लोगों को इसको समझ सकते हैं कि इसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। फिर इसके बाद है 8वां डिस्टेंस लर्निंग है। ये भी बहुत ख़ासकर ये कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा जो कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत भी बढ़ गई है, और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग। इसमें ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता है, आपके बुक्स वहाँ से भेज दिए जाते हैं, आपके पेपर्स यहाँ से चले जाते हैं, घर में आप बैठकर असाइनमेंट सेंड करते हैं। तो ये है एक असाइनमेंट, एक ऑनलाइन, आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन है मेथड है, जिसको हमने फ्लिप्ड क्लासरूम का नाम दिया था, लेकिन एक है डिस्टेंस लर्निंग। ऑनलाइन में तो ये होता है कि आपको बुक्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग में आपको टीसीएस के ज़रिए, कोरियर सर्विसेज के ज़रिए आपको चीज़ें पहुँचाए जाते हैं, तो इसको डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है। तो इसके भी फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को आप देखेंगे तो आपको इसके फ़ायदे, नुकसानात सब कुछ आपको समझ आ जाएँगे, और डिस्टेंस लर्निंग के मुतालिक आपको सब समझ आ जाएगा। तो डिस्टेंस लर्निंग सब कुछ यही है जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं। फिर इसके बाद है मॉडलिंग। मॉडलिंग लर्निंग भी ये होता है कि आप को एक मॉडल दिया जाता है, मतलब आप उसको देखकर फिर वो काम आप करते हैं। किसी को आप आइडियल बनाकर, किसी को आप मॉडल करके उसको देखकर एक काम आप करेंगे, एक चीज़ सीखेंगे, तो वो क्या है? मॉडलिंग है, मॉडलिंग में आता है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि ये इतने लाज़मी भी नहीं है, और ये इतने डिटेल में वो जो हमने पहले डिस्कस किया था वो इन्हीं की कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन आप लोगों को एक आप लोगों के सामने से गुजारने के लिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। फिर है 10वां में डेमोस्ट्रेशन मेथड है। डेमोस्ट्रेशन मेथड यही है कि आप प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे, आप प्रैक्टिकली जो है आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के लिए कि ये काम इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल इसका है आप कह सकते हैं एक बच्चे को आप ज़बानी आप उसको बता सकते हैं कि जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मॉडल उसको बनाने के लिए आप बना रहे हैं, या स्केच बना रहे हैं, या कोई टेबल आप बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस टेबल को आप बच्चे को एक लेक्चर मेथड क्या होता है, आप उसको बताएँगे कि भाई इसमें ऐसा होता है, लकड़ी लगता है, इसमें की लगते हैं, इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है, आप उसको समझा देंगे लेक्चर में, तो वो लेक्चर मेथड होगा। लेकिन डेमोंस्ट्रेशन मेथड में क्या है, आप बच्चे को प्रैक्टिकली करके, उसके सामने वो काम करके, आप लकड़ी भी लेकर आ जाएँगे, कील भी लेकर आ जाएँगे, आप जो है बाकी फर्नीचर की चीज़ें भी ले जाएँगे, जो जितने भी टूल्स हैं वो लेकर आ जाएँगे। तो उसको उसको आप क्या करेंगे उसको दिखाएँगे ये चीज़ें, उसके सामने वो करके दिखाएँगे, एक्सप्लेन प्रैक्टिकली आप उसके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डेमोंस्ट्रेशन और डेमोंस्ट्रेटिंग मेथड ऑफ टीचिंग। इसके बाद है बज़ ग्रुप। अब बज़ ग्रुप भी जो है कोऑपरेटिव लर्निंग में जो हमने डिस्कस किया था, इसमें स्मॉल ग्रुप्स आप करते हैं और उनको मुख्तलिफ टास्क देते हैं, मुख्तलिफ काम करवाते हैं उनसे, तो ये बज़ ग्रुप उसमें कहलाता है। ये भी बहुत अक्सर ग्रुप डिस्कशन में भी इस्तेमाल होता है, और कोऑपरेटिव लर्निंग में भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 12 पे है हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टॉपिक उनको लिख कर देंगे, ठीक है? उनको टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनके सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करेंगे, आप उनके साथ गाय लिखेंगे, काऊ, आप व्हाइट बोर्ड पे काऊ लिखेंगे कि उनको बताएँगे काऊ क्या होता है, काऊ किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके फ़ायदे, इसके क्या-क्या हैं। तो कोई बच्चा कहता है इससे दूध हासिल करते हैं, कोई कहता है इससे गोबर हासिल करते हैं, तो आप उसको पॉइंट आउट करते हैं।
अच्छा, एक फ़ायदा ये हो गया, ठीक है। और कोई कहता है गाय एक जानवर है, वो मतलब एक्सप्लेन करता है कि जानवर है, उसको जो है हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके गोश्त खाते हैं या उसको जो है वैसे सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ी के तौर पर। तो एक पहलू ये हो गया, मतलब आप उसको बच्चों के ज़हन को जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करते जाएँगे, आप उनको टॉपिक लिखकर उसको एक्सप्लेन उन्हीं की ज़बानी उसके मुख्तलिफ पहलू उनके सामने लेकर आएँगे। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, मतलब उन बच्चों के ज़हन को इस्तेमाल करना, उनको सोचने पे मजबूर करना और उनके ज़हन में जो चीज़ है, उनको उबारना, उनको सामने लाना। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। और देन 13 वन इज़ टॉकिंग टिकेट मेथड। इसमें ये होता है कि आप बच्चों को जो है मुख्तलिफ सडन टॉपिक भी आप इसको कह सकते हैं। तमाम बच्चे जो हैं क्या करेंगे, एक-एक कार्ड उठाएँगे, एक टिकट उठाएँगे, तो उसपे वो जो है वो क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी आप उनको एक टॉपिक आप उनको दे देंगे, फिर उस टॉपिक के लिए आप उनको हिंट्स भी टिकट के ज़रिए दे सकते हैं। वो देखकर आप कह सकते हैं उस हिंट को देखकर वो फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सबको बता दें कि जिसका भी जिसके अपने लिए टिकट उठाएँ और उसमें जो भी लिखा है उस पे जो है आपने बात करनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉकिंग टिकेट मेथड। एंड 17 वन इज़ मेटाकॉग्निटिव टीचिंग। मेटाकॉग्निटिव टीचिंग ये है, ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं डिस्कशन मेथड है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है अपनी राय को, कोई नॉलेज को, किसी और चीज़ को, एग्जांपल्स को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उनके ज़हन में जो कुछ आता है उसको जो है वो कहते हैं, उसको वो करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाकॉग्निटिव टीचिंग। यानी अपने बच्चे अपने ही ज़हन को इस्तेमाल करेंगे, अपने ही इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके ये बातें डिस्कस करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड मेटाकॉग्निटिव टीचिंग। एंड द 18 वन थेमेटिक और इंटीग्रेटेड टीचिंग। ये थेमेटिक टीचिंग आई थिंक बल्कि पिछली दफ़ा जो है लास्ट ईयर एसएसटी के एग्ज़ाम्स में भी आया था, थेमेटिक टीचिंग पेडागोजी की क्लास उसमें पीरियड्स में, पेपर में सॉरी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पास्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर लूँ, आप लोगों को सेंड कर लूँ। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह सेंड कर लेंगे। और थेमेटिक टीचिंग क्या है, इंटीग्रेटेड टीचिंग क्या है, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन हम करेंगे क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। इसमें ये होता है कि ये एक थेमेटिक टी यानी स्टूडेंट्स को आप एक थीम देंगे। आप स्टूडेंट्स को एक थीम देंगे, फिर उसको आप एलैबोरेट करेंगे। उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएँगे इनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको एक थीम चूज़ करके देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको जो है क्या कहते हैं, आपने उनको सोसाइटी दे दिया या आपने उनको एनवायरनमेंट दे दिया या आपने उनको वाटर दे दिया, ठीक है? तो क्या करेंगे, टॉपिक जो है उनको चूज़ करके दे दिया, फिर वो बच्चे इस पे रिसर्च करेंगे, इस पे सोचेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए डिज़ाइन करेंगे क्वेश्चन्स, जो लाज़मी क्वेश्चन्स हैं उस थीम के मुताबिक आप वो डिज़ाइन करेंगे, रिलेवेंट टू थीम। थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स होंगे वो डिज़ाइन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ आप क्रिएट करेंगे, आप उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे और उनको स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि इनको आपने कैसे आंसर करना है और इनको आपने कैसे बोलना है। यानी आप उनको लिए क्वेश्चंस डिज़ाइन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए आसान हल ये है, आप इसको कह सकते हैं, आपने बच्चों को ये आप लोग नज़र आ रहा है और नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि आप बच्चों को एक पिक्चर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने इनको एक पिक्चर दे दिया, गाँव का एक थीम दे दिया। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के दरमियान में कि उनको विलेज उनको उनका विलेज आपने इसको एक थीम दे दिया कि भई आज आप लोगों ने विलेज के बारे में बात करना है। तो इसको आप फिर रिलेट करेंगे। इसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ थीम जो है क्या है, एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे थीम आप उनको देंगे, फिर उस थीम को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनको एक गाँव दे दिया एक थीम, अभी आपने इसको साइंस के साथ भी रिलेट करना है, आपने इसको सोशियोलॉजी के साथ भी रिलेट करना है और सोशल स्टडीज़ के साथ भी रिलेट करना है। आप इसको साथ पॉपुलेशन या कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ आपने इसको रिलेट करना है और आपने इसके साथ साइंस के साथ रिलेट करना है, आपने इसके साथ किसी लैंग्वेज के साथ रिलेट करना है। आपने इनको दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल थीम दे दिया, गाँव का दे दिया, फिर आप इसको कहेंगे व्हाट राइट द नेम ऑफ योर मेन विलेज,
इसका नेम लिखा, ये तो आप स्टैटिक्स में आ गया या इन्फॉर्मेशन में आ गया। फिर आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के से रिलेट करेंगे, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स के रिलेट करेंगे। इसकी गाँव को आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके गाँव में कौन-कौन से सब्जियाँ उगते हैं या उनके काश्त किए जाते हैं। राइट द नेम ऑफ मेन वेजिटेशंस इन योर एरिया, यानी अपने गाँव के एरिया में आपने जो सब्जी, तो इस तरह आपने जो है इस थीम को आपने एग्रीकल्चर के साथ रिलेट किया। फिर इसके बाद हाउ मैनी वेदर आर देयर इन योर विलेज, तो मौसमियात के सब्जेक्ट के साथ आपने वहाँ पे रिलेट कर लिया यानी इस थीम को। इसके बाद आप कह सकते हैं इसको गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच, यानी वेदर का वो देगा, तो वो मौसमियात में चला गया। ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसको कह सकते हैं कि यानी आप दोनों के इसमें विलेज में क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो उनसे आप शेयर करवा सकते हैं। और एटमॉस्फेयर के मतलब आप उनसे जो है कि क्या चेंजिंग आपके एटमॉस्फेयर में पिछले 10 साल में हो गए हैं या 15 साल में हो गए हैं, तो आप उनसे वो चीज़ें भी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप उनको साइंस से वाटर में आपके उसमें गाँव में पानी कैसा है, ठीक है? तो आप उसको जो है आप साइंस की तरफ लेकर जाएँगे, यानी सैनिटेशन की सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाएँगे कि भाई पानी कैसा है, इस तरह है, इससे बीमारियाँ होते हैं, ये होते हैं। तो मतलब आप उनको यानी एक थीम को मुख्तसरन ये एक थीम को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करना। एक सब्जेक्ट को या एक टॉपिक को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करना एक थीम को, दैट इज़ कॉल्ड थीमेटिक टीचिंग। तो ये थीमेटिक टीचिंग था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसको इंटीग्रेटेड जो है टीचिंग भी इसी को कहते हैं। ये भी इसी से इंटीग्रेटेड टीचिंग है, ये भी थीमेटिक टीचिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल इसी के सिमिलर है, आप इसको कह सकते हैं। यानी लॉन्ग इस पे आप कह सकते हैं एज अ जनरल, एज अ ब्रॉड में आप इसको जो है इंटीग्रेटेड कह सकते हैं। और आप इसको स्पेसिफिक जब आप करेंगे इसको, फिर आप इसको थीमेटिक टीचिंग आप इसको कह सकते हैं। इसके भी अभी एडवांटेजेस भी है और उसके डिसएडवांटेजेस भी है। लाइक स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन एक्सपीरियंसिंग नॉलेज इन लार्ज कंटेक्स्ट, क्योंकि ये लार्ज कंटेंट साइंस के एक टॉपिक को आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करेंगे, तो इसमें ये खूबी है इसका कि तमाम स्टूडेंट्स जो है सीखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि इनका ब्रॉड होगा ये टॉपिक और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ उनको उनको सीखने का मौका मिलेगा। और जो है कनेक्शंस जो है एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ होगा, जिसका एक और ये भी है। और इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट्स इसमें एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो ये भी इसका एक आप कह सकते हैं कि एडवांटेज है। और इंटीग्रेशन इसमें है, इंटरेक्शन है इसमें, आप कह सकते हैं ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को बोलने के लिए। और उसमें टीचर जो है फैसिलिटेटर होता है और क्लास में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोल स्टूडेंट का होता है, टीचर का इतना नहीं होता है। तो ये इसकी एडवांटेजेस थे थीमेटिक टीचिंग के। आज जो है ये हमने मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिया। इन सब को हम डिटेल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसका टॉपिक भी बहुत लंबा हो जाएगा और कोर्स भी बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक्स हमने, ये जो मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर इनमें किसी भी मेथड के मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपको मज़ीद आप जानना चाहते हैं, सो यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग, यू कैन आस्क बाय योर क्लास। जैसे कि आप लोगों का जो क्लास 6 से 8 तक आप लोगों की क्वेश्चंस और सेशंस होता है, आप उसमें कर सकते हैं। बाकी अगर कोई स्टूडेंट्स बाकायदा रजिस्टर होना चाहता है हमारे साथ, इस कोर्स को सीखना चाहता है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे राब्ता करके इस कोर्स में एनरोल हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।